नमस्कार, मैं नीरज बुंगड़ा आपका स्वागत करता हूँ वाईफाई स्टडी CSNET यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, हमने 45 डेज क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रखा है, तो उसमें आज अपना 11 चैप्टर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम उसी के क्वेश्चन करेंगे। तो एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, फिर और बातें आगे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल डी जेड जेड स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड वेयर सी इज द ओपन कॉन्टूर। क्या है? सी इज द ओपन कॉन्टूर इन द कॉम्प्लेक्स जेड प्लेन एज शोन इन द फिगर। ये है आपका भी, ऐसा आपको एक फिगर दे रखा है और एक आपका ओपन कॉन्टूर है, उसमें आपको इस वैल्यू की जो ये आपका डी जेड इसने पहले लिख दिया, बाद में भी लिखना चाहो तो बाद में भी लिख दो, आपको कोई बड़ा इशू नहीं। ये वाली वैल्यू का आपको क्या निकालना है? इंटीग्रेशन निकालना है भाई। ठीक है, और जो आपको बात याद रखनी है, ये वाली वैल्यू और ये जो आपका ये इसमें है ना, ये एक ओपन कॉन्टूर है, ओपन कॉन्टूर की बात की गई है। ठीक है, इसमें आपका जेड कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो इंटीग्रेशन निकालिए भाई, इंटीग्रेशन निकालिए। अब जैसे मैं आपको एक बात बता देता हूँ पहले ही, ये फंक्शन है भाई आपका एनालिटिक है, सब जगह एनालिटिक है। ठीक है, ये आपका नॉन एनालिटिक होगा यदि पहली बात ये। तो इस फंक्शन में एनालिटिक फंक्शन की जो हम CR इक्वेशन के अकॉर्डिंग, सॉरी कोची इक्वेशन या कोशी इक्वेशन की अगर हम बात करें तो जीरो होना चाहिए, तो लेकिन जीरो तो आपके ऑप्शन में कहीं भी नहीं। आप चार ऑप्शन देखिए, कहीं भी जीरो नहीं है, तो मतलब जीरो वाला ऑप्शन तो आपका आएगा नहीं। ये बात तो आप माइंड से निकाल लीजिए। क्यों नहीं आया? क्योंकि अब की बार ओपन कॉन्टूर की बात पूछी गई, ओपन कॉन्टूर की बात पूछी गई है। ठीक है, तो भाई सोल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, सोल्व कीजिए भाई इस क्वेश्चन को। टाइम देता हूँ कुछ, सोल्व कीजिए। भाई हो जाएगा। बात करें हम इसके सॉल्यूशन की, ऐसे लिखा जाए इससे। अरे वाह, अच्छा लिखा गया। बात करें हम इसके सॉल्यूशन की, तो भाई ये आपका फंक्शन है, दैट इज जेड स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड एंड डी जेड। मैं स्मॉल लिख दूँ तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आराम क्या हुआ। तो ये आपका एनालिटिक फंक्शन है, और एनालिटिक फंक्शन का कॉशी थ्योरम के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन ऑलवेज ऑलवेज जीरो होगा भाई, इंटीग्रेशन ऑलवेज जीरो होगा। ये होता है एनालिटिक, क्योंकि आपका इसमें डिनोमिनेटर है। जब भाई एनालिटिक नॉन एनालिटिक का सिस्टम कहाँ शुरू होता है, मैंने बताया है अनअकैडमी में, मैंने बताया है जब, और मैं लास्ट क्लास में भी मैंने बताया जब कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन किए। एनालिटिक और नॉन एनालिटिक का सिस्टम कब शुरू होता है? जब आपके पास डिनोमिनेटर में कोई क्वांटिटी हो, अदरवाइज आपका सिस्टम एनालिटिक रहेगा। अब एनालिटिक सिस्टम का कॉशी थ्योरम के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन आपका कितना हो जाए? जीरो हो जाएगा भाई। बट ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में आपको एक भी जीरो नहीं अवेलेबल। तो मतलब हमें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करना है ना भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें रिएक्ट करना है। तो क्या करेंगे हम? तो भाई इसमें इसने एक बात ऐड किया, अगर आपने ध्यान किया होगा तो, दैट इज ओपन कॉन्टूर। ओपन कॉन्टूर के लिए आपको निकालना है, ओपन कॉन्टूर के लिए आपको निकालना, मतलब मैं बात करूँ, ये रहेगा मेरा जेड स्क्वायर। मैं स्मॉल लिख देता हूँ, मैं स्मॉल में थोड़ा कंफर्टेबल हूँ। अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखे हो, जैसे आपको नोटेशन दिए वो आपको यूज करनी। ठीक है, जेड स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड डी जेड, एक ओपन कॉन्टूर, प्लस में -1 से, ये लिमिट है ना यहाँ पर देखो, दैट इज -1 से 1 की बात हम कर रहे हैं, -1 से 1 की हम बात कर रहे हैं। -1 से 1 एक्सपोनेंशियल जेड जेड स्क्वायर और डी जेड, ये रियल एक्सिस की बात है भाई। ये आपका जीरो हो जाएगा, ये आपका टोटल कोशी थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जीरो बनेगा भाई। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब अकॉर्डिंग टू कोशी थ्योरम अगर ये जीरो के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा? ओपन कॉन्टूर वाला जेड स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड डी जेड,
यही तो मुझे निकालना है। ओपन कंट्रोल वाला किसके इक्वल होगा, दैट इज -1 से 1 जेड स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड एंड डी जेड। ठीक है भाई, ये हो गया। अब इसको सोल्व करना तो बड़ा सिंपल है। पहला फंक्शन आपका एज इट इज क्या रहेगा, पहला फंक्शन आपका एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन दैट इज आल्सो इज लिमिट -1 से 1 +1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई जेड एंड डी जेड एंड आल्सो होल डी जेड। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, आल्सो ई जेड। तो ये हो गया अभी आपका ई जेड और यहाँ पर हो गया डी जेड। ठीक है, इस 2 को क्या करो, बाहर निकाल दीजिए। तो क्या बच गया आपके पास, z एक्सपोनेंशियल ऑफ z एंड डी जेड। यहाँ वैल्यू पुट करना, यहाँ वैल्यू पुट करना, मतलब ये मैं दूसरे पेंसिल लिख दूँ, 1 पुट करोगे तो 1 एंड एक्सपोनेंशियल 1, -1 पुट करोगे माइनस का साइन आएगा, माइनस रखोगे तो ये आ जाएगा प्लस का 1 एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ -1। तो मतलब ये 1 का तो कोई सेंस बनता नहीं है लिखने का, इसको तो हम हटा देंगे। ये हो गया -2, पहला फंक्शन आपका एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन विच इज एक्सपोनेंशियल लिमिट -1 से 1। आगे चलिए, माइनस साइन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपका 1 हो जाएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन अगेन इंटीग्रेशन देन एक्सपोनेंशियल ऑफ z लिमिट -1 से 1, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ऑफ -1 +1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ -1 -2, वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ 1, वैल्यू पुट कीजिए -1 एक्सपोनेंशियल ऑफ -1। ठीक है, ये आपका आएगा भाई, यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, दैट इज इस पे आपका डिफरेंस इंटीग्रेशन करोगे एक्सपोनेंशियल ऑफ z आएगा, दैट इज एक्सपोनेंशियल ऑफ एन एक्सपोनेंशियल ऑफ -1 दिस वन। ओके, वन मोर थिंग, यहाँ पर माइनस साइन आएगा, मतलब सबके ये पर सबके बाहर आपका माइनस साइन आएगा, सबके बाहर आपका माइनस साइन आएगा। तो आपके पास क्या बन गया, एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ -1 -2 एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 minus minus plus exponential of -1, and this one is exponential of 1 and this one is plus exponential of -1। तो भाई कुछ कट रहा तो काट दीजिए, ये देखोगे आप, ये देखोगे ये वाली क्वांटिटी प्लस है, ये नेगेटिव है, एक्सपोनेंशियल ये माइनस साइन साथ में आएगा, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ -1 -2 एक्सपोनेंशियल of -1 and 2 into 1 -4 exponential of -1 this one। ठीक है, और ओपन कर दीजिए, माइनस साइन आपका बार एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ -1 -4 एक्सपोनेंशियल ऑफ -1, माइनस साइन बाहर एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 -5 एक्सपोनेंशियल ऑफ -1, माइनस साइन बाहर यह हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 -5 बाय एक्सपोनेंशियल, ये 1 आप हटा सकते हो, माइनस साइन अंदर माइनस एक्सपोनेंशियल प्लस 5 बाय एक्सपोनेंशियल और 5 बाय एक्सपोनेंशियल माइनस एक्सपोनेंशियल, ये किसके इक्वल हुआ, इंटीग्रेशन किसका, एक क्लोज सरफेस का, किसके लिए, जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड डी जेड। ये आ गया अभी आपका आंसर। देखिए क्या आपका आंसर सही है या नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन, अरे है, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी आपका एग्जैक्टली आंसर, ऑप्शन सी आपका एग्जैक्टली आंसर है। आई होप समझ में आ गया होगा। भाई कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना विदाउट हेजिटेशन। ठीक है, अगले आप क्वेश्चन पे चले, अगले क्वेश्चन पे चले। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। तो भाई जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे आपको पता आपका एग्जाम नज़दीक आ चुका है, ठीक है, एग्जाम आपका बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, तो एग्जाम के लिए अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, एग्जाम के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो आपके पास एक ऑप्शन है दैट इज अनअकैडमी। ठीक है, यूट्यूब पे तो आप हमारी वीडियो देखते ही हो, CSIR वाईफाई स्टडी CSIR नेट यूट्यूब चैनल पे। ऐसा कीजिए, आप अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कीजिए। कैसे करोगे, प्ले स्टोर पे जाना अपने मोबाइल में, अनअकैडमी लर्निंग ऐप लिखिए, आपको ऑप्शन मिलेगा, ये वाला ऐप आ जाएगा, ऐसे इंस्टॉल कीजिए उसको।
इंस्टॉल करने के बाद जब ओपन करोगे तो आएगा सेलेक्ट योर गोल, CSIR UGC नेट सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है? CSIR UGC नेट। तो फिर उसके बाद भाई, उसके बाद आपको क्या करना है, ये मेरी प्रोफाइल सर्च करना है, वहाँ पर सर्च का ऑप्शन है, ये रहा। आपको अगर विजिबल है, नहीं विजिबल तो ये क्लियर विजिबल है। यहाँ पर मेरे प्रोफाइल सर्च करना, अगर पहले में मिल गई तो ठीक है, नहीं COL में जाना, मेरी प्रोफाइल आपको मिलेगी। मुझे फॉलो करना, फॉलो करने का फ़ायदा क्या रहेगा, मेरी क्लास का आपको नोटिफिकेशन वो मिलता रहेगा। जो क्लास है अपनी वो होगी थर्सडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, TTSS। इन 3 दिन टाइम फिक्स है, 9 PM पे होगा। संडे को टाइम वेरी कर सकता है आपका, 2 या 3 क्लास होती है संडे को, ठीक। ये आपका क्लास का शेड्यूल रहेगा। कल मतलब नहीं 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 सॉरी, आज मतलब आज आपको ट्यूसडे को हमारी क्लास रहेगी 9 PM पे, जिसमें हम उसमें भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, बट डिफरेंट देन दिस, इससे अलग क्वेश्चन है, वे क्वेश्चन और अलग है। तो आपको दोनों जगह नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो और आप इस पे प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं, ये मेरा प्लस कोर्स है, ये स्पेशल क्लास है। COL में जाना, 90+ स्पेशल क्लास है, सारी क्लास देख लेना, जिसमें क्वांटम की भी कुछ क्लास है, क्लासिकल की भी, EMT, इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे ज़्यादा पार्ट है भाई। नियरली 70% इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्लीट करवा दी, OPAM कंप्लीट करवा दिया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हाफ करवा दी। वहाँ से आपका क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आपके बनने ही बनने, 3 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे, ठीक है। और बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक बता रखी है। तो आपको क्या करना, सिंपल सा जाए, मेरे नाम सर्च कीजिए और आपने वीडियो देखिए जो फ्री वाली है, ठीक है। ये COL में जाना, सारी वीडियो देख लो, जितनी वीडियो अवेलेबल है। अगर आपको लिमिटेड टाइम में सिलेबस करना और एक्सट्रीम लाइन में प्रिपरेशन चाहिए, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन, दैट इज अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, जो यहाँ पर दिखाया था ना, ये प्लस कोर्स। तो आप ऐसा कीजिए, अनअकैडमी से प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये आपका 1 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए, 24 मंथ के लिए। आई सजेस्ट 12 मंथ का लीजिए, 963 पर मंथ के हिसाब से 11,550 रुपये का पड़ेगा। इस पर भी आपको ऑफ दिला देते हैं। ये NRJ10 है, इसको उठा के यहाँ रख दीजिए। NRJ10 आप उठा के यहाँ रखोगे, आपको इंस्टेंट 10% ऑफ मिल जाएगा। जो 11,550 रुपये बन रहा था आपका, वो कट के अब 10,395 रुपये बच गया। कितना बच गया? 10,395। मतलब 10,000 में 12 महीनों के लिए और सब्जेक्ट और एग्ज़ाम के लिए आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। चाहे वो CSIR की बात करें हम, या फिर गेट की बात करें, या फिर जेस्ट की बात करें, या TIFR, इवन BARC, आप जॉब की भी बात कर सकते हैं। सभी एग्ज़ाम के लिए आपका प्रिपेयर हो जाएगा। सबसे सस्ता है और सबसे अच्छा है। अच्छा कैसे भाई? नंबर ऑफ फैकल्टी है हमारे पास, ऐसी नहीं है और की तरह 1-2 फैकल्टी नहीं है, नंबर ऑफ फैकल्टी है। सस्ता 10,000 रुपये में 1 साल के लिए आपका कहीं भी नहीं मिलेगा। और कोचिंग पे जाओगे 30,000 लेगा कोई, कोई 20,000 लेगा। तो इतना पैसा आपसे लेगा 5 महीनों के लिए, ये 1 साल के लिए सिर्फ 10,000 रुपये ले रहा है। तो ये इसलिए सबसे सस्ता है। पेमेंट की बात करें तो भाई आप डेबिट क्रेडिट से कर सकते हो, UPI से कर सकते हो, वॉलेट से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, इवन भाई EMI भी कर सकते हो। डेबिट और क्रेडिट पे दोनों पे अवेलेबल है, और नो कॉस्ट EMI, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। तो सोचो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं लगेगा। फायदे क्या होने चाहिए भाई? मल्टीपल कोर्स इन सिंगल सब्सक्रिप्शन, मतलब पूरा CSIR का पैकेज मिलेगा। उसमें जितने भी कोर्सेस, चाहे केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ, अपना मैथमेटिक्स हुआ, फिजिक्स तो होगा ही, सभी कोर्स का आपको एक्सेस मिलेगा। उसका मतलब क्या है भाई? उसका मतलब है अनलिमिटेड एक्सेस है। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है भी आप एक वीडियो 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, 4 बार देखोगे, 10 बार देखिए, आप 20 बार देखिए, आपकी इच्छा है। डाउट सेशन होंगे भाई, PDF मिलेगा सभी क्लास का, डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा मुझसे, बाकी फैकल्टी से भी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे, क्विज होगा, और होमवर्क भी दिया जाएगा। ये सब फायदे अभी आपके, ये सब फायदे आपके अनअकैडमी प्लस पे जाने के। कोड अपना क्या है? दैट इज NRJ10। क्या है भाई आपका? NRJ10 कोड, ठीक है। तो भाई ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप सीरियसली एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हो, ठीक है, एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। कोड ये यूज़ करना है। तो चले भाई,
ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी है, ठीक है। अब आगे हम क्वेश्चन करते हैं। ओके, वन मोर थिंग, जो हमने क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन नंबर अपना 66 है। क्वेश्चन नंबर अपना 66, ठीक है। सिक्सटी सेवन कीजिए भाई। टू ए बी लेट ए एंड बी टू डिस्टिंक्ट 3D वेक्टर, ओके। देन कंपोनेंट ऑफ बी का जो कंपोनेंट है, देन कंपोनेंट ऑफ बी इज परपेंडिकुलर टू ए, मतलब बी इज परपेंडिकुलर टू ए, ओके। इज गिवन बाय, इनमें से कौन सा रिलेशन जो उस चीज को प्रूव करेगा, बी इज परपेंडिकुलर टू ए, बता दीजिए भाई। टाइम देता हूं आपको, कीजिए। बता दीजिए भाई, हो जाएगा। यस और नो? हो जाएगा आराम से, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन की पूरी स्टेटमेंट यही है, लेट मी चेक। ओके, बी का वो कंपोनेंट हमें निकालना है जो ए पे परपेंडिकुलर है, कहने का मतलब ये है बी का वो कंपोनेंट हमें निकालना है दैट इज परपेंडिकुलर टू ए। देखिए भाई, मतलब बी इज परपेंडिकुलर टू ए, मतलब एंगल कितना है 90 डिग्री का। मतलब बी क्रॉस ए की मैं बात करूं, या बी ए साइन ऑफ थीटा, या बी ए साइन ऑफ 90 डिग्री, ठीक है भाई, इतना मैं लिख सकता हूँ ना। तो बी परपेंडिकुलर ए पे, तो बी ए साइन ऑफ 90 आपका तो डेफिनेटली रहेगा। तो साइन ऑफ 90 आपका क्या होता है भाई, साइन ऑफ 90 आपका क्या होता है, दैट इज 1। साइन ऑफ 90 आपका क्या होता है, दैट इज 1, मतलब आपका क्या हो जाएगा, दैट इज बी ऑफ ए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे हम, ऑप्शन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे। तो इसमें देखिए भाई, ऑप्शन ए में देखते हैं एक बार, तो ये हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी ऑफ ए साइन ऑफ 90, ए क्रॉस बी ऑफ ए साइन ऑफ 90 डिवाइड बाय ए स्क्वायर। इसको देखिए भाई, आपका ए इधर रख लीजिए, ये हो जाएगा आपका ए क्रॉस, मतलब ये हो जाएगा आपका ए बी साइन ऑफ थीटा एंड अंदर ए रहेगा और यहाँ पर ए स्क्वायर रहेगा। इसको आप आगे लिखोगे, मतलब ए बी साइन ऑफ थीटा, अंदर क्या रहा आपका ए और नीचे क्या रहा ए स्क्वायर। तो ये हो गया आपका बी साइन ऑफ थीटा इंटू में ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर, कैंसिल। ये डॉट प्रोडक्ट नहीं, वैसे मल्टीप्लाई करता। तो बी साइन ऑफ थीटा, ये आपका ये आपका वो कंपोनेंट है जो ए पे परपेंडिकुलर होगा, और वो किससे मिला है हमें, ए से मिला, किससे मिला हमें, ए से मिला है। तो ये आपका ऑप्शन
रहेगा, ये आपका ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, लेकिन इसको ऐसे समझिए, आप इसको ऐसे समझिए, ए क्रॉस बी क्रॉस ए, मतलब ए क्रॉस बी ए साइन ऑफ थीटा और एन आपकी डेफिनेटली क्रॉस प्रोडक्ट है, तो एन आपका एक यूनिट वेक्टर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर, यहाँ पर आपका बी ए या ए बी आप जो भी बोलो, ए बी आपका बाहर आ गया, तो ये हो जाए ए क्रॉस एन, ये आपका साइन ऑफ 90 आएगा। ठीक है, ये आपका साइन ऑफ 90 आएगा, ये हो गया डिवाइड बाई ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अभी आपका ए बी ए साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो बी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, मतलब आपका एक कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर है, जो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, परपेंडिकुलर है जिसपे मतलब आपका परपेंडिकुलर है, अरे आई मीन टू से दैट परपेंडिकुलर ऑन ए, तो कुछ ऐसा बनेगा। अगर मैं इसको बनाना चाहूँ कुछ आपका ऐसा बनेगा, अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूँ तो ये रहेगा आपका कंपोनेंट, दिस वन दिस वन दिस वन हमारा दिस वन इज ए, एंड ये आपको कोई एक्सिस रहेगा जो एक एंगल बनाएगा थीटा, ये बी लगा लीजिए, और ये आपका कंपोनेंट बी का कंपोनेंट, मतलब वो कंपोनेंट आपका जो रहेगा दैट इज बी ऑफ साइन ऑफ थीटा, सॉरी नॉट कोस ऑफ थीटा, दैट इज साइन ऑफ थीटा। ये आपका देखिए बी साइन ऑफ थीटा, इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, मतलब ये बी का कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर है ए पे, बी का कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर ए पे, कहने का मतलब ये था, इसलिए बी साइन ऑफ थीटा अपना यहाँ पर आया है, बी साइन ऑफ थीटा अपना यहाँ पर आया। अगर आप यहाँ देखोगे, इसमें देखोगे, मान लो आप इसमें देखना चाहो, ठीक है, तो यहाँ ये बात तो आपकी सेम आ जाएगी, दैट इज बी क्रॉस ए बी साइन ऑफ 90 एंड एन यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पर आ गया आपका ए बी बाहर, तो बी क्रॉस एन आ जाएगा डिवाइड बाय आपका बी स्क्वायर, दैट इज ए बी मल्टीप्लाई में बी साइन ऑफ थीटा, बी साइन ऑफ थीटा एंड बी स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया ए साइन ऑफ थीटा। तो मतलब फिर बी का कंपोनेंट दिया है, ए का ही कंपोनेंट है, वो पॉसिबल नहीं, अभी ए का कंपोनेंट ए के ऊपर ही परपेंडिकुलर होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा समझाने में कॉम्प्लिकेशन सा हो गया था, और कुछ नहीं है, लेकिन आपका वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपका ये ऑप्शन सेकंड नहीं होगा, ये ऑप्शन सेकंड आपका नहीं होगा। डॉट प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर में फिर जीरो हो जाएगा, आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर में क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, क्यों जीरो हो जाएंगे, इसमें साइन आता है, उसमें क्या होता है, कोस आता है, अरे कहने का मतलब मेरा ये, अगर डॉट प्रोडक्ट यूज करोगे आप, ए डॉट बी यूज करोगे, मतलब ए बी कोस ऑफ थीटा, तो ए बी कोस ऑफ 90 कितना होता है भाई, ए बी कोस ऑफ 90 कितना होता है, जीरो होता है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट वाला तो आपका आना ही नहीं है। आना कहाँ से था, सिर्फ इन दो में आना था, इन दो में आपका आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आपका ए का ही प्रोडक्ट बच रहा है, यहाँ पर बी का प्रोडक्ट बन रहा है, जो आपका एग्जैक्ट आंसर बनेगा। अब तो समझ में आ गया होगा ना, मतलब अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अब तो एक एक पार्ट मैंने सोल्व करके बता दिया है, एक एक पार्ट मैंने सोल्व करके बता दिया है। चलो भाई आगे चलते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। कीजिए क्वेश्चन, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन +1 का, लेकिन नेट में आया हुआ है,
क्वेश्चन +1 का है लेकिन नेट में आया हुआ है। +1 के बच्चे को दोगे वो भी कर देगा। मतलब +1 मतलब 10+1, 10+1, इसलिए +1 नहीं बोलते हमारे साइड, यानी 11th क्लास। According to the acceleration due to gravity on the surface of Earth is approximately 2.6 टाइम on the surface of Mars। मतलब जो ग्रेविटी है, जो अर्थ पे ग्रेविटी है वो आपका 2.6 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी ऑन मार्स है, ठीक है। गिवन दैट द रेडियस ऑफ मार्स इज 1/2 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब रेडियस ऑफ मार्स इज इक्वल टू 1/2 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ मार्स। कहने का मतलब यही हुआ भाई। तो रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑन द अर्थ टू द मार्स अप्रोक्सीमेटली क्या होगा भाई, बता दीजिए। क्या रेशियो रहेगी? एस्केप वेलोसिटी पूछा है। बस फॉर्मूला पता होगा तो आपको, अगर फॉर्मूला आता होगा एस्केप वेलोसिटी का, क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। नथिंग एल्स, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। हो जाएगा। देखो भाई सिंपल सा होता है, एस्केप वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट करते हैं, वी ई लिख दो एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। ई हम अर्थ के लिए लिखेंगे इसलिए यहाँ नहीं लिखेंगे। तो ये होता है भाई आपका फार्मूला 2g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मास ऑफ बॉडी, जो बॉडी यूज की जा रही है, सॉरी नॉट मास ऑफ बॉडी, जिस सरफेस से आपको एस्केप करनी है, दैट इज, एंड r इज द रेडियस ऑफ दैट सरफेस। मान लो अर्थ से वो निकलनी है या मून से निकलनी है या मार्स से निकलनी है, ठीक है। मास ऑफ दैट बॉडी जहाँ से हमें निकलना है, रेडियस ऑफ दैट बॉडी जिस बॉडी पे हमें है, यानी जिसकी ग्रेविटी हमें पुल किए हुए है, ठीक है, ये है। तो अभी उसने क्या कहा, इसका एक और फार्मूला आता है, दैट इज √2g r। आर कैपिटल आर लिख देता हूँ मैं, कैपिटल आर इसलिए लिखा मतलब आपकी जो मैक्रोस्कोपिक बॉडी है, यहाँ भी मैं कैपिटल आर ही कर देता हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है। स्मॉल आर भी लिख सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात है नहीं। जस्ट लाइक रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ मार्स, कहने का ये है मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मार्स, ये है। तो अब उसने क्या कहा भाई, जो अर्थ की रेडियस है, जी ई आपका अर्थ के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, जी ई अर्थ के लिए रिप्रेजेंट करूंगा और जी एम मार्स के लिए रिप्रेजेंट करूंगा। तो उसने कहा भाई जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो क्या है, सॉरी ग्रेविटेशनल ऑफ अर्थ है वो क्या है आपका 2.6 टाइम ऑफ ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मार्स। मार्स का 2.6 टाइम है, मतलब भाई अर्थ पे जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू है वो 2.6 गुना ज्यादा है किसके, मार्स की सरफेस से ज्यादा। तो ये ऐसे लिखा जाएगा। फिर क्या कहा भाई, जो मार्स की रेडियस है, जो मार्स की रेडियस है वो हाफ है अर्थ की रेडियस से, मतलब 2 को मैं इस साइड भी लेके जा सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसने क्या पूछा, द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑन द अर्थ टू द मार्स, मतलब हमें क्या करना है, एस्केप वेलोसिटी की रेशियो निकालनी है अर्थ डिवाइड बाय मार्स। मतलब ये हो जाएगा भाई आपका 2g/GERE डिवाइड बाय 2GMRM, 2 से 2 कैंसिल हो गया भाई। तो फाइनली क्या बच गया मेरे पास, दैट इज VE/VM डिवाइड बाय GR, मतलब GERE डिवाइड बाय GMRM,
मतलब क्या हो जाएगा भाई आपका, विच इज इक्वल टू जी किसके इक्वल है 2.6 जी एम, आर ई किसके इक्वल है मल्टीप्लाई में 2 आर ई डिवाइड बाय जी एम आर, सॉरी ये आर एम जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दीजिए, ये जी एम और आर एम दोनों कैंसिल हो गया, क्या बच गया अपने पास 2.6 मल्टीप्लाई में 2 विच मीन्स 5.2, विच मीन्स 5.2 आपका 2 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी है भाई 2.3 का है। अगर आप 2.3 मल्टीप्लाई में 2.3 ये 5.3 के नियर अबाउट आप 5.2 के नियर अबाउट आपका बन जाएगा, उसका अंडर रूट करोगे तो यही वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ऐसे करना, सिर्फ फार्मूला बेस्ड था, ज़्यादा कुछ नहीं था। फार्मूला जिसको आता है उससे क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ठीक है, आगे चले, क्वेश्चन देखिए भाई, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 69, ए प्लेन EM वेव मतलब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोगेटिंग इन लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्स वाई जेड टी, मतलब 4D में है आपका, टाइम भी एक डायमेंशन ले लिया, ए नोट एक्स प्लस में ए जेड एक्सपोनेंशियल आयोटा के नोट माइनस के सी टी प्लस में एक्स प्लस में 3Z, ये आपका रहेगा। ठीक है, ये आपका रहेगा। द रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम where epsilon r and a are constant, sorry what I am saying that the relative dielectric constant of medium is epsilon r and constant a। ठीक है, तो हमें क्या करना है भाई, एक तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू निकालने, मतलब रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दो तरह के आपने पढ़ा होगा, एक तो एप्सिलॉन और होता है जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है किसी वैक्यूम में, एक होता है एप्सिलॉन जो होता है भाई आपका किसी मीडियम में, एक होता है रिलेटिव दैट इज एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर निकालना पहली बात। दूसरा हमें एक कांस्टेंट है ना भाई ये ए, यहाँ पर कोई वैल्यू होनी चाहिए थी नहीं, बट यहाँ पर क्या हो गया कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट ए हमें निकालना है, ये कांस्टेंट ए हमें निकालना है, तो निकालिए भाई, टाइम देता हूँ। ये देखना, क्वेश्चन इजी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है कहीं आपको लगे। गिवन क्या है भाई, गिवन क्या है, गिवन क्या है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है दैट इज एक्स वाई जेड एंड टी विच इज इक्वल टू ए नोट एक्स प्लस ए जेड। ठीक है, आगे क्या दे रखा है एक्सपोनेंशियल आयोटा के नोट। ठीक है, एंड माइनस ऑफ सी टी प्लस में एक्स प्लस में अंडर रूट 3Z। ठीक है भाई, यही तो आपको गिवन है, यही आपको गिवन है। अभी मैंने सही तो लिखा ना, माइनस आयोटा के नोट माइनस सी टी, ओके, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, माइनस ऑफ सी टी एंड प्लस में एक्स प्लस में अंडर रूट 3Z। ये तो भाई जो आपकी इक्वेशन होती है दैट इज जनरलाइज इक्वेशन होती है, वो होती है ए नोट, यहाँ पर डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है,
एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी माइनस के जेड या एक्सपोनेंशियल आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी, इस फॉर्म में होती है। कंपेयर कीजिए। अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटा के यहाँ लगा लेते हैं माइनस ऑफ के नोट, यहाँ पर आपका दैट इज आल्सो, यहाँ पर आपका आल्सो के नोट। मतलब ये वाले टर्म हमारे क्या बनेगी, ओमेगा टी। कंपेयर करोगे तो ओमेगा टी आपका किसके इक्वल आ गया, देखो भी कंपेयर करो, ओमेगा किसके इक्वल आ गया, दैट इज के नोट सी के साथ। ओमेगा किसके इक्वल आ गया, देखो ये इसके साथ कंपेयर करोगे। और के किसके इक्वल आया अभी आपका, के किसके इक्वल आया, दैट इज के नोट, ये कैप है, ये कैप है, ये कैप है, ठीक है। और कहाँ कैप है, ये भी कैप है, ये भी कैप है, मतलब ये डायरेक्शन के लिए रिप्रेजेंट किए। ये आ गया अभी आपका एक्स कैप, मतलब एक्स डायरेक्शन में, अंडर रूट ऑफ 3 जेड कैप, मतलब जेड डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास वैल्यू आई है। यहाँ पर ई नोट आपके किसमें, एक्स और जेड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका एक्स और जेड डायरेक्शन में। तो भाई अब हमें क्या करना है, अब अपना खेल यही से शुरू होता है, अब अपना खेल यही से शुरू होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे, के की वैल्यू दो डायरेक्शन में है। अगर सिंगल में होती तो हमें मैग्नीट्यूड सीधा मिल जाता, लेकिन यहाँ पर डबल डायरेक्शन में, तो आप मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे के का, दैट इज के नोट अंडर रूट 1 प्लस इसका स्क्वायर मतलब 3, मतलब 2 के नोट। ओमेगा किसके इक्वल है, दिस वन। वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, दैट इज ओमेगा बाय के, दैट इज ओमेगा बाय के का मोड, दैट इज ओमेगा बाय के का मोड। एंड ओमेगा इज के नोट सी डिवाइड बाय 2 के नोट सी, आई मीन 2 के नोट। के का मोड तो क्या है, 2 के नोट है, तो के नोट से के नोट कैंसिल, तो सी बाय 2 ओमेगा आ गया। अब मैं एन निकालू, एन मेरा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में निकालू, दैट इज सी बाई वी हो जाएगा, मतलब सी बाय 2, सी से सी कैंसिल हो गया, मतलब 2 हो गया। एन की वैल्यू हो गई 2। फिर मुझे निकालना रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक होता है एन स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4, ऑप्शन में चलोगे, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 4 है। मतलब एप्सिलॉन आर निकालना आपके लिए इतना जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि सभी ऑप्शन में गिवन है, लेकिन हमें आना चाहिए। हर मान लो यहाँ पर ऐसे 5 कर देता है, यहाँ पर 6 कर देता है, यहाँ पर 7 कर देता है, फिर तो हमें निकालना भी आना ही आना चाहिए। ऐसा नहीं हमें निकालना नहीं आना चाहिए, ठीक है, पहली बात ये। अब इसने क्या कहा, ए निकालिए, ये वाला ए निकालिए। ये कैसे निकालेंगे, आपको मैंने एक बात बताई थी, मैंने जितनी बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के क्वेश्चन किए, जो आपका ई हो गया, बी हो गया और के हो गया, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेंगे। जब परपेंडिकुलर रहेंगे, मतलब परपेंडिकुलर रहेंगे, ई परपेंडिकुलर रहेगा बी के, बी परपेंडिकुलर रहेगा के, मतलब ई डॉट बी आप करोगे कभी भी तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। और ई डॉट के करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बी डॉट के करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका परपेंडिकुलर में तो आपका 0 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, मुझे क्या निकालना, ए निकालना, तो ई डॉट के मेरा क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। ई की वैल्यू क्या है, दैट इज ई नोट, यहाँ पर हो जाए एक्स प्लस में ए एंड जेड। इसका मुझे कंसर्न नहीं है, ये एक कांस्टेंट है। के नोट का भी मुझे कोई कंसर्न नहीं है, वो एक कांस्टेंट है, ठीक है। और के साथ क्या आ जाएगा, एक्स डॉट में प्लस में अंडर रूट ऑफ 3 जेड विच इज मस्ट बी इक्वल टू 0। तो डॉट प्रोडक्ट हो तो एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा, जेड जेड के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर अंडर रूट 3 आ गया, और इनटू में जे ए आ गया विच इज इक्वल टू 0। तो ए इंटू में अंडर रूट 3 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1, ए किसके इक्वल आ गया, दैट इज माइनस ऑफ अंडर रूट 3। यहाँ पर ई नोट के नोट आता है, उसका कोई फर्क नहीं, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है। ऑप्शन में चलिए, देखिए आपका माइनस ऑफ 3 कहाँ आया है, ये माइनस ऑफ 1/3, ओनली ऑप्शन 1 ही आपका करेक्ट है। ये और सब में अंडर रूट 3, मतलब यहाँ 7 कर दे, यहाँ पर 6 कर दे, यहाँ पर 5 कर दे, तो आपका ऑप्शन ए ही ठीक है, और कोई ऑप्शन आपका ठीक नहीं है। आपको इस वे से निकालना, मतलब थोड़ी सी कॉमन सेंस आपको यूज करनी है, ज़्यादा दिक्कत नहीं, थोड़ी सी कॉमन सेंस आप यूज कीजिए, ठीक है।
आगे चलें, आगे चलें, कीजिए भाई, क्वेश्चन कीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैट्रिसेस से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैट्रिसेस से आपको क्वेश्चन कभी भी नहीं छोड़ना। एक मैट्रिसेस दे रखी है, एक्सपोनेंशियल ऑफ m पूछा है, दैट इज 1 प्लस में एक्सपोनेंशियल ऑफ 3 माइनस 1 बाई 3m, एक्सपोनेंशियल ऑफ m इज इक्वल टू 1 प्लस में m स्क्वायर बाई 2, एक्सपोनेंशियल ऑफ m इज इक्वल टू 1 बाई 3 क्यूब बाई m, एक्सपोनेंशियल ऑफ m इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस 1 बाई m मल्टीप्लाई बाई m। कीजिए भाई इसको। हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल ऑफ m पूछा भाई। पहले तो अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो एक क्वेश्चन कितना, पहले तो ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है। अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, एक्सपोनेंशियल ऑफ m पूछा है और m आपको दिया है विच इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3/3 की एक मैट्रिक्स है। एक्सपोनेंशियल ऑफ m क्या होता है, दैट इज 1 प्लस में m स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस में m क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल m4 बाय 4 फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे आपका चलता रहेगा, ऐसे आपका चलता रहेगा। तो मुझे इस ऑर्डर में कुछ ना कुछ निकालना है, तभी मेरे एक्सपोनेंशियल ऑफ m का पता लगेगा मुझे, मतलब एक्सपोनेंशियल ऑफ m किस ट्रेंड में जा रहा है। m तो पता ही है, 1 अगर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो आइडेंटिटी हो जाएगा, उसका हमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं m स्क्वायर की बात कर लेता हूँ एक बार। m स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 एंड 1 1 1 1 1 1 एंड 1 1, ठीक है। तो क्या करते हैं भाई, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन तो करनी आती होगी, ऐसे और ऐसे। तो ये 1 प्लस में 1 प्लस में 1 मतलब 3, 1 प्लस में 1 प्लस में 1 3, 1 प्लस में 1 प्लस में 1, आपकी मैट्रिक्स कुछ ऐसी ही बन जाएगी, मतलब 3 ऑफ m आ गया। m स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, m स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 3 ऑफ m के इक्वल आ गया। अगर मैं ऐसा करता हूँ, m क्यूब ले लेता हूँ, मतलब m स्क्वायर इंटू में m, 3 3 3 3 3 3 and 3 3 3, this one is 1 1 1 1 1 1 1 1 1, which gives us 3 3 6 और 9, मतलब 9 9 9 9 9 9 9 9 9, मतलब आपका क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर m। m क्यूब किसके इक्वल आ गया, 3 स्क्वायर m। अगर मैं m4 की बात करूं तो भाई वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3 3 3 3 3 3 3 3 3 मल्टीप्लाई में अगेन 3 3 3 3 3 3, ठीक है भाई, ऐसे हो जाएगा। तो 9 9 एंड 9 विच मीन्स 27 27 27 27 27 27 27 27 27, विच मीन्स 3/3 m, m4 ये आ गया। तो मैंने ट्रेंड देखा, m मेरा m ही है, मतलब उसमें तो क्या मतलब है, m स्क्वायर किसके इक्वल आया, 3 ऑफ m के आया, m क्यूब किसके इक्वल आया, 3 स्क्वायर m के इक्वल आया, m4 किसके इक्वल आया, 3/3 m के इक्वल आया। मतलब आपका इस पावर के फॉर्म में बढ़ रहा है, मतलब पावर के फॉर्म में बढ़ रहा है। एक्सपोनेंशियल ऑफ m किसके इक्वल था, दैट इज 1 प्लस में m स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस में m क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस में m4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, आपका ऐसे बढ़ेगा। तो रखिए वैल्यू 1 प्लस में m स्क्वायर आपका क्या है, 3 स्क्वायर इंटू में m डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, m क्यूब क्या है, सॉरी ये आपका 3, m क्यूब क्या है, 3 स्क्वायर m डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, m4 क्या है, दैट इज 3 क्यूब m डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। आपका ऐसे चलता रहेगा, आपका ऐसे चलता रहेगा। अभी क्या करते हैं, यहाँ से m कॉमन ले लेते हैं इनमें से,
ऐसा करते हैं, ये 1 तो बाहर ही है, m/3 मैं कॉमन ले लेता हूँ, m/3 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से m भी गया और आपका क्या हो जाएगा 3 भी जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा ये आपका दिस वन इज इक्वल टू, जस्ट अ मिनट, अगर मैं यहाँ से एक मिनट, ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा, दैट इज 1 प्लस में m स्क्वायर बाय 2, m³ बाय 3, m4/4। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस में m स्क्वायर आपका क्या है 3m/2 फैक्टोरियल, एंड ये दिस वन इज 3 स्क्वायर m/4 3 फैक्टोरियल एंड m³ बाय 4 फैक्टोरियल। तो 1 तो मैंने कॉमन लिया ही था, 1 तो मेरा बाहर है ही, मतलब 1 से कोई मतलब नहीं, m भी मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा आपका 3/2 प्लस में 3 स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस में 3³ बाय 4 फैक्टोरियल, आपका ऐसे आपका बढ़ता रहेगा, ऐसे आपका बढ़ता रहेगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँ, यहाँ से मैं करता हूँ, दैट इज ये हो जाएगा मेरा, दैट इज एक्सपोनेंशियल ऑफ, यहाँ पर मैं देखूँ ऑप्शन में, तो एक में आपका एक्सपोनेंशियल 1 है, एक में एक्सपोनेंशियल ऑफ 3 क्यूब है, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ 3 क्या हो जाएगा 1 + 3 + 3² बाय 2। ओके, अगर मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ 1/3 को कॉमन ले लेता हूँ, 1/3 को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर 1/3 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यहाँ पर आपका एक पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ पर आपका एक पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब 3² बाय 2 फैक्टोरियल आ जाए, 3³ बाय 3 फैक्टोरियल आ जाए, 3/4 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ आपका ऐसा नहीं बन गया, 1 + m/3 3² बाय 2 फैक्टोरियल प्लस में 3³ बाय 3 फैक्टोरियल प्लस में 3⁴/4 फैक्टोरियल, आपका ऐसे आपका चलता रहेगा। अगर एक्सपोनेंशियल 3 हो तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 3 प्लस में दैट इज विच इज इक्वल टू 3² बाय 2 फैक्टोरियल प्लस में 3³ बाय 3 फैक्टोरियल, कुछ आपका ऐसा ही बढ़ेगा, ठीक है। और ओहो, एक छोटी सी गलती और हमने की है, देखिए अभी दोबारा से लिखते हैं इस चीज़ को, एक छोटी सी गलती कर दी हमने, यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर अगर m कॉमन लेंगे तो 1/1 समथिंग आएगा ना, तो 1 तो आपका बाहर था, मैं m/3 कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका क्या आ जाए 3 आ जाए, मतलब m/3 कॉमन लोगे तो यहाँ पर 3m होना चाहिए ना, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो तभी m आएगा, यहाँ पर हो जाए 3² बाय 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर हो जाए 3³ बाय 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर 3⁴/4 फैक्टोरियल, आपका ऐसे जाता रहेगा। तो ये हो गया भाई आपका, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 3 भी आएगा, यहाँ पर 3 भी आएगा, तो अब ये वाली टर्म यहाँ से हमारा शुरू है, तो इसको मैं क्या कर दूँ एक्सपोनेंशियल 3 - 1 दिस वन, तो ये आपका किसके इक्वल है एक्सपोनेंशियल क्यूब -3, तो ये हो गया 1 + m/3 एक्सपोनेंशियल क्यूब -1, तो ये आ गया भी आपका एक्सपोनेंशियल ऑफ m, तो देखिए ऑप्शन में देखिए ऑप्शन ए आपका ठीक है, तो भी क्वेश्चन को आप इस तरह से करोगे, मतलब आपको थोड़ा सोच समझ के क्वेश्चन को करना है, कभी कभार मुश्किल क्वेश्चन भी आ जाता है, ऐसे नहीं इजी ही आएंगे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे भाई आपके, ये कुछ क्वेश्चन थे आपके, ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने करवाए, आई होप आपको पसंद आए होंगे। आज भाई 9 PM पे अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास है, तो ज़रूर मिले, ठीक है। और भाई इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी स्पेशल क्लास अवेलेबल है अनअकैडमी पे, आप जाके उनको देख सकते हो, ठीक है, रिकॉर्डेड है
और वे फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो मिलते हैं आपको 9 बजे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, बाय।